हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार यूपीएसआई कैसे बने। अगर आप भी यूपीएसआई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप भी यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग टाइम में और आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन कितनी साल बाद होता है और कहां तक प्रमोट किया जाता है, एज कितनी होती है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर एंड है, क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फॉर्म कब तक आएंगे। इन सारी चीजों में डिटेल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। भर्ती प्रक्रिया में 3 स्टेप होते हैं आपके। पहला जो स्टेप होता है रिटन एग्जाम का होता है। दूसरा स्टेप आपका पीईटी और पीएसटी का होता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप इन दोनों को पास कर लेते हैं तो तीसरा होता है आपका मेडिकल एग्जाम और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ही 3 स्टेप फॉलो हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो जाता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम के बारे में कि रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, अगर आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जानना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है www.uppbpv.gov.in। मोड ऑफ एग्जाम इस बार कैसा होने वाला है सर? सर पहले तो पेपर ऑफ ऑनलाइन होता था, उससे पहले ऑफलाइन होता था। क्या इस बार हाइब्रिड होने वाला है या पेपर ऑफलाइन होने वाला है? मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। देखो भाई, हाइब्रिड का जो मतलब हो गया वो ये हो गया कि पेपर ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। सर ये कैसे संभव है? संभव है। जैसे ऑनलाइन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ऑनलाइन में आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड आ जाएंगे, और ऑफलाइन बेस्ड मतलब हो गया कि आपको ओएमआर सीट दे दी जाएगी। कंप्यूटर पर क्वेश्चन है, जो भी आपको टिक लगाना है वो अपनी ओएमआर सीट पर टिक लगा दो। तो ये हो गया भैया हाइब्रिड तरीके का। तो इस बार संभावना है कि आपका इस बार हाइब्रिड पेपर हो सकता है यूपी पुलिस एसआई का। चलिए, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। एप्लीकेशन फीस भैया 400 रुपए होती है। टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम का 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कम से कम 35 मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 35 मार्क्स आपके नंबर होने चाहिए। अगर 35 मार्क्स आपके नंबर नहीं होते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए यूपीएसआई के अंतर्गत। चलिए, अगर मैं इसके पैटर्न में बात कर लेता हूं कि यूपी पुलिस एसआई का सिलेबस क्या होता है। सर सिलेबस तो बता दूं भाई साहब। सिलेबस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें एक हिंदी होती है, जनरल नॉलेज जीके जीएस, मैथ होता है और रीजनिंग होता है। जीके जीएस को मैं थोड़ा वाइड तरीके से यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जीके जीएस में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल विधि है, जो कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी है, पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस बार नया सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा जो कि मानसिक अभिरुचि होने वाला है। इसके भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक जीके, इन सबको मिलाकर यहाँ भी 10 क्वेश्चन होने वाले। तो ओवरऑल जीके जीएस का पोर्शन कितने का आएगा? 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हर बार आते हैं। वो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने आने वाले हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का। जैसे जीके जीएस का हमने बताया था कि इसमें बेसिक लॉ आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, प्लस मानसिक अभिरुचि और ऐड कर लेते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन है, और मैथ्स के भी आपके 40 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, इसलिए पेपर जो 400 मार्क्स का हो जाएगा। तो 160 का मल्टीप्लाई अगर 2.5 में करेंगे तो 400 मार्क्स का आपका टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी कि 120 मिनट का समय होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट हाँ, नॉर्मलाइजेशन का अच्छा रोल होता है इसमें। नॉर्मलाइजेशन का इसमें अच्छा रोल होता है। अगर मैं बात कर लेता हूं लास्ट टाइम एग्जाम की 2021 की, तो 2021 में 52 सितंबर में ये पेपर हुआ। 52 सितंबर में पेपर हुआ था। तो इसका मतलब ये है साफ साफ तरीके से कि भाई नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट को अच्छा मिलेगा, किसी शिफ्ट को बेकार मिलेगा। जिसका स्कोर 110 है तो 110 से बढ़कर 115 भी हो सकता है, और जिसका स्कोर 110 है तो 110 से घटकर 105 भी हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन का रोल रहता है। आगे की मैं बात कर लेता हूं इसमें। जैसे अभी मैंने रिटन एग्जाम की बात की है, तो आपका रिटन एग्जाम इस तरीके से होने वाला है। ठीक है,
चलिए अब दूसरी मैं बात करने वाला हूं पीईटी और पीएचडी। चलिए तो पीईटी और पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट की बात करेंगे और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। देखो भैया हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी एंड एससी की। एसटी की यहाँ 160 सेंटीमीटर होती है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट भैया मेल में कम से कम मांगा नहीं गया और फीमेल में कम से कम 40 होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेता हूं तो कम से कम 79 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट को 77 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें चेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी फुलाप चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो 79 + 5 हो जाती है 84 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ रनिंग की बात कर लेता हूँ तो 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है लड़कों को 28 मिनट में, और वहीं लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कवर करनी होती है। तो ये रनिंग है आप लोगों की जो आपको यहाँ कवर करना हो। जैसे ही पहला पैटर्न हो गया आपका रिटन एग्जाम, दूसरा होगा पीटी पीएचडी, ऐसे इसे पास कर लेते हैं। फिर तीसरा होता है आपका मेडिकल एग्जाम। तीसरा आपका मेडिकल एग्जाम और साथ में इसके क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए उम्मीद करता हूं हर एक विद्यार्थी को सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होंगी कि भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस क्या है। क्या इस बार एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, बता दिया स्पष्ट तरीके से। आपका पेपर हाइब्रिड तरीके से आने वाला है या किस तरीके से आने वाला है ये भी मैंने बता दिया। और आप लोगों को अब मैं बात करने जा रहा हूँ एज लिमिट के बारे में। अगर आपकी एज की अगर मैं बात कर लेता हूँ 2025 में, जनरल की जो एज होती है वो 21 से 28 वर्ष होती है। इस साल हमें एज रिलैक्सेशन की मांग करनी है, कम से कम 2 साल का हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं तो 21 से 33 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को 21 से 33 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो सिर्फ जनरल वाले बच्चों को 21 से 28 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि हानिकारक है इस बार, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत समय बाद आ रही है। तो हमें हर एक कैटेगरी में 2 साल का एज रिलैक्सेशन की मांग करनी चाहिए, ट्विटर अभियान चलाना चाहिए इसके लिए। चलिए अगर मैं आगे की यहाँ बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसकी सैलरी कैसे होती है। तो पे लेवल वेतन स्तर जो होता है इसका 6 का रहता है। हाँ पे बैंड जो होता है इसका PV2 9300 से 34,800 रहने वाला है। ग्रेड पे की ये सैलरी होती है 4200 ग्रेड पे की ये सैलरी मिलती है। पे स्केल आपको यहाँ 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको यहाँ सैलरी देखने को मिलती है। बेसिक पे यानी मूल वेतन जो होता है 35,400 होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए यातायात भत्ता आप लोगों को 200 से 800 रुपए मिलते हैं। डीए आप लोगों की महंगाई भत्ता आप लोगों को 14,800 से 68 रुपए मिलते हैं, जो कि हर साल इंक्रीज होते रहते हैं। KMA आप लोगों को 188 मिलता है। HRA 9 से 27% ऑफ बेसिक होता है आवास भत्ता का। ठीक है भैया, तो 3,285 से 9,855 आप लोगों को यहाँ पर आवास भत्ता मिलता है। चिकित्सा भत्ता भत्ता यानी मेडिकल अलाउंसेस आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं दे मिलता है यहाँ पर। फूड अलाउंसेस की बात कर लेता हूँ, भोजन के लिए आप 1,875 रुपए मिलते हैं। स्पेशल पे जो होता है विशेष वेतन वो 0 है, मतलब 0 का मतलब है यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत बढ़ाना होता है तो वो मेडिकल अलाउंसेस में और स्पेशल पे में बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी नेट सैलरी होगी 54,448 या 88। ये किसकी हो गई, ये ट्रेनिंग टाइम पीरियड की हो गई। ट्रेनिंग टाइम पीरियड की हो गई। अब जैसे ही आप ट्रेनिंग पार कर लोगे क्रॉस कर लोगे तो यही सैलरी बढ़कर आपकी 70,000 प्लस सैलरी आपको मिल जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टाइम पीरियड ऐसा बेसिक सबका 12 महीने होता है, पर यूपीएसआई का आपको 13 महीने की ट्रेनिंग देखने को मिलती है। 13 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी यूपीएसआई, याद रखिएगा। चलिए तो सैलरी के बारे में बात कर ली हमने, और अब बात आ जाती है यूपीएसआई का प्रमोशन कैसे होता है। यूपी पुलिस में प्रमोशन लेना है तो वो कैसे मिलता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिए। अगर आप एक कांस्टेबल है तो कांस्टेबल से आप फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे। कैसे, न्यूनतम आप 10 साल की सेवा के बाद सिपाही को हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नत किया जा सकता है। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो उसके बाद एएसआई बनते हैं। आप हेड कांस्टेबल के रूप में कम से कम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेड कांस्टेबल तक।
और हेड कांस्टेबल से एएसआई तक 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एएसआई से आप एसआई बन सकते हैं कुछ ही वर्षों में, अगर आपका काम करने का तरीका अच्छा रहा, व्यवहार अच्छा रहा, तो आपको बहुत जल्दी एएसआई से एसआई भी बना दिया जाता है। अब बात आती है जो एसआई से ही सेलेक्ट हुए हैं उनको आगे कैसे प्रमोशन मिलता है। अगर आप यूपी पुलिस एसआई के लिए कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन चाहते हैं तो जो इस प्रकार है, चयनित उम्मीदवार जब सब इंस्पेक्टर के पद पर 7 से 8 साल पूरा कर लेते हैं तो उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाता है। तो एसआई से क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर के रूप में 16 से 18 साल ड्यूटी करने के बाद उन्हें फिर से सीओ या डीएसपी के रूप में प्रमोट किया जाता है। सर्किल ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं सीओ, तो उसके रूप में आपको प्रमोट किया जाता है। तो एसआई से आप क्या बन गए, एसआई से आप इंस्पेक्टर बन गए और इंस्पेक्टर के बाद आप सीओ बन गए। तो ये प्रमोशन आपको, यानी सीओ का मतलब डीएसपी रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये आप लोगों का प्रमोशन हो गया। तो उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप लोग फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बेटा 2 से 3 महीने के अंदर आपके यहाँ फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ बोला था कि जैसे ही 60 या 244 भर्ती कंप्लीट हो जाती है उसके तुरंत बाद हम वैकेंसी निकाल देंगे यूपी पुलिस की। तो इसका मतलब मई के आसपास, मई के अप्रैल और मई में ये वैकेंसी जो है बिल्कुल ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे 60,244 वाले। तो इसका मतलब अप्रैल और मई में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अप्रैल के बाद और मई के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कौन कौन विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है, अपने आप को ये कहना चाहता है कि हाँ सर मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा कि मैं सेलेक्ट ही होना चाहता हूं, पहली बार में सेलेक्ट होना चाहता हूं, या मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूं या 2020 से तैयारी कर रहा हूं या 2023 से तैयारी कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले रामबाण तरीका बताना चाहता हूं। भैया आप लोगों को सबसे पहले पीवाईक्यू कवर करनी है। सभी 52 शिफ्ट में जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं 52 शिफ्ट में, तो सभी पीवाईक्यू कवर कर लीजिए। फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अब आप लोग बोलेगे तो सिलेबस कंप्लीट, कम से कम 10 बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आगे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो भाई साहब आप लोगों को रिवीजन के लिए नोट्स बुक बनानी चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स बुक बनानी चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स बुक्स बनानी चाहिए। फिर उनके बाद आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और फिर उसके बाद आपको यूपीएसआई का पेपर देना है। अगर ये सारी प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको रोक नहीं सकती यूपीएसआई में सेलेक्ट होने से। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है यूपीएसआई में। रीजनिंग का क्यों, तो 40 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं, साथ के साथ मैथ में भी 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ में रीजनिंग को देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग यहाँ यूपीएसआई में आपको 50 क्वेश्चन यानी 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी पहले रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, सबसे पहले रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, दूसरे नंबर पर हिंदी को स्ट्रॉन्ग करें, तीसरे नंबर पर आप अपनी मूल विधि, तीसरे नंबर पर आप अपनी मूल विधि, संविधान, मानसिक अभिरुचि प्लस जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करें। फिर चौथे पर आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। इस तरीके से अगर आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है, आप मैथ के मास्टर हैं, तो फिर रीजनिंग, हिंदी, फिर इसके बाद मैथ उठा सकते हैं। अगर आपको मैथ में कमजोर है तो मैथ को लास्ट में उठाना, क्योंकि मैथ के आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ के पोर्शन में। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूं, रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन में डेली आप लोगों को कराऊंगा। क्या आप लोग रेडी हैं 50 से 60 क्वेश्चन डेली करने के लिए रीजनिंग के? मैं रात को 8 बजे आप लोगों की क्लास लेकर आने वाला हूं 1 अप्रैल से। जो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो जो बच्चे इस चीज के लिए रेडी हैं क्लासेस के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को कमेंट करके बताएं। और इस नंबर दे रहा हूं, ये नंबर पर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस। 8077726754 पर मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस।
जो कि रीजनिंग क्लास में स्पेशल कंटिन्यू कर रहा हूं। 50 से 60 क्वेश्चन डेली कराऊंगा रात को 8 बजे 1 अप्रैल से। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया रीजनिंग में तो मैं आप लोगों की मैथ की भी स्टार्ट करा दूंगा, जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट करा दूंगा बहुत जल्दी, और हिंदी की भी स्टार्ट करा दूंगा। तो फिर मुलाकात होती है डायरेक्ट 1 अप्रैल को सीधा क्लास में रात को 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।